सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होती है, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसके बाद यूनिट्स क्या क्या है फोर्स की, और एसआई सिस्टम में जो यूनिट है न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट है डाइन, उन दोनों में क्या रिलेशन था। उसके बाद हमने कुछ एक टाइप पढ़े फोर्स के, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा। अब हम और टाइप्स पढ़ेंगे फोर्स के। सो विल मूव ऑन to this topic ahead, type of forces. So another type of force is resultant force. Next type क्या है बेटा? Resultant force. तो resultant क्या है कि suppose मैंने 3 मार्कर लिए, ठीक है, तो ये 2 मार्कर मिलकर जो काम करेंगे वो ये एक मार्कर सिंगल काम करेगा, ठीक है। तो ये जो मार्कर है वो इन 2 मार्कर्स का क्या होगा बेटा? रिजल्टेंट, ठीक है। तो एक क्वांटिटी जो बाकी 2 क्वांटिटीज़ के सम के बराबर काम करती है वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? रिजल्टेंट, ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन यू बाय अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये एक अलमीरा ली बेटा, ठीक है। अब इस अलमीरा को आप और आपके फ्रेंड या 2 आपके फ्रेंड्स जो हैं वो पुश कर रहे हैं और 10 मीटर तक आगे लेकर जाते हैं, ठीक है। और आप अकेले ही इस अलमीरा को उतने ही 10 मीटर सेम टाइम में आगे लेकर जाते हैं। तो आप जो हो वो इन दोनों के क्या हो गए? रिजल्टेंट। यानी कि ये जो दोनों मिलकर फोर्स लगाएंगे वो आप फोर्स लगा रहे हो। ये सपोज F1 और F2 फोर्स लगा रहे हैं इंडिविजुअली, तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा? Fr विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो जो ये मिलकर इफेक्ट दे रहे हैं बेटा, वही ये सिंगल फोर्स वही सेम इफेक्ट देगी जो ये दोनों फोर्सेस मिलकर दे रही हैं। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? जो 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस के सम के बराबर हमें सेम इफेक्ट दे, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स। दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 फोर्सेस। ओके, सो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? It is defined as the force which produces same effect as produced by sum of 2 or more forces। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक अनदर एग्जाम्पल हुआ किसका? रिजल्टेंट फोर्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं आगे 2 टाइप की फोर्स जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? कि 2 बॉडीज कांटेक्ट में है या नहीं, ठीक है। अब जो हम फोर्सेस करेंगे वो किस बेसिस पर टाइप्स उनको पढ़ेंगे कि वो 2 जो बॉडीज़ हैं वो आपस में कांटेक्ट में हैं या नहीं। तो नाउ द 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर, वन इज कांटेक्ट फोर्स एंड अदर इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। फर्दर, कांटेक्ट फोर्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज नॉर्मल फोर्स, अदर इज frictional force, and this third one is muscular force। ठीक है, ये आपके कांटेक्ट फोर्सेस के टाइप है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। देन नॉन कांटेक्ट के भी आपके पास 3 टाइप्स हैं बेटा। वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, static force, second is gravitational force, and third one is magnetic force।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ये फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि दो टाइप की फोर्सेस, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट अगेन 3 टाइप्स, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो ऑफ 3 टाइप्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो अब हम ये 6 इनके टाइप्स और ये 2 खुद क्या हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम आते हैं, जैसे कि नेम से आपको पता लग रहा है बेटा, नेम से आपको पता लग रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होगी, व्हेन 2 बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसे कि ये एक बुक है, ये इस टेबल पर रखी हुई है, ठीक है, दिस इज टेबल, ठीक है, इस टेबल पर ये बुक जो है ये प्लेस्ड है इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों जो बुक है और टेबल है, ये दोनों क्या है बेटा, कांटेक्ट में है, इसीलिए ये जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी वो कौन सी होगी, कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, सपोज ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों बॉडीज अब कांटेक्ट में नहीं है, तो इनके बीच में भी कई फोर्सेस लगेंगी, जो मैंने आपको एग्जाम अभी दिए, मैंने आपको पार्ट्स बताए। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में होंगी, ठीक है। सो आप डेफिनेशन से, आप नेम से समझ सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स इन विच 2 बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, नॉन कांटेक्ट फोर्स इन विच 2 बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दीज 2 बॉडीज मस्ट बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर। Okay, so now we will study one by one the types of, first of all we will study about type of contact force. So first one was आपका क्या था, नॉर्मल फोर्स। ये आप बड़ी क्लासेस में जाके डिटेल में पढ़ेंगे 11th में, और इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल फोर्स का एक और नाम भी होता है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये कैसी फोर्स है बेटा, व्हेन the forces act parallelly between the 2 bodies which are in contact, ठीक है। जैसे कि सॉरी, नॉट पैरेलली, परपेंडिकुलरली, सॉरी, परपेंडिकुलरली बेटा, रिमेंबर दिस कीवर्ड यू हैव टू रिमेंबर। सपोज आई एम टेकिंग दिस ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है, इसको मैंने इस सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है, इस सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्लॉक जो है वो इस सरफेस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो सरफेस है वो भी इस ब्लॉक के ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी, और इसी परपेंडिकुलर फोर्स को जो इन 2 बॉडीज़ के बीच में लगती है वो क्या होती है बेटा, नॉर्मल फोर्स। और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि ये दोनों बॉडीज़ आपस में क्या होनी चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, ये डस्टर जो है मेरे हैंड पर प्लेस्ड है, मेरा हैंड और ये डस्टर दोनों क्या है, कांटेक्ट में है, तो ये डस्टर मेरे हैंड पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा और मेरा हैंड इस डस्टर पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा। तो ऐसी फोर्सेस जो परपेंडिकुलरली एक्ट करती हैं बिटवीन 2 बॉडीज, दीज आर नोन एज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर। फिजिक्स में नॉर्मल वर्ड का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब 2 फोर्सेस किन्हीं भी 2 बॉडीज़ के बीच में लगती है परपेंडिकुलरली, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो दोनों बॉडीज़ कांटेक्ट में होनी चाहिए। अगर वो कांटेक्ट में नहीं हुई, इट मीन्स कि वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा या नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगी। जैसे मैं अब आपको एक एग्जांपल दूंगी, एक और, ये आप खुद भी कर सकते हैं, अभी आप मेरे साथ साथ खुद भी लगा सकते हैं, लगाइए। चलिए मैं आपको देती हूँ, हम काफ़ी सारे ब्लॉक्स ले लेते हैं, ये सरफेस ले लेते हैं, एक ब्लॉक ये ले लिया, इस ब्लॉक का मास कैपिटल M और इस ब्लॉक का मास स्मॉल m। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ करवा रही हूँ जो आप 11th क्लास में जाकर करेंगे। तो ध्यान रखिए बेटा, ये m जो है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इस सरफेस, ये जो सरफेस है
अब आप ध्यान रखिए, जो बॉडीज कांटेक्ट में होंगे सिर्फ उन्हीं पर ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वही एक दूसरे पर लगाएंगी। अब देखिए, ये जो कैपिटल एम है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में है, ये स्मॉल एम इस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल फोर्स ये सरफेस जब लगाएगी तो वो कैपिटल एम पर लगाएगी, सिर्फ इसके ऊपर नहीं लगाएगी। याद रखिए इस बात को। जो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, अब जैसे स्मॉल एम और कैपिटल एम कांटेक्ट में है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है स्मॉल एम पर लगेगा वो कौन लगाएगा? सिर्फ कैपिटल एम, सरफेस नहीं, क्योंकि स्मॉल एम जो है वो किसके कांटेक्ट में है? कैपिटल एम के, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, और जो वैल्यू होगी उस नॉर्मल फोर्स की वो भी अलग अलग होगी। सरफेस इस कैपिटल एम के बीच में अलग नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगी, और स्मॉल एम और कैपिटल एम वाले में अलग नॉर्मल फोर्स लगेगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा फिजिक्स के अंदर ये, अगर अभी से ही आप इसको समझेंगे तो आगे आपको बहुत ईजी रहेगा। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक लगाकर दिखाती हूँ कैसे लगाएंगे हम नॉर्मल फोर्स, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल एम, दिस इज कैपिटल एम एंड दिस इज सरफेस। ठीक है, तो अब देखिए, इस कैपिटल एम पे नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल एम ये लगाएगा, कैपिटल एम इस स्मॉल एम पर नॉर्मल रिएक्शन, और ये स्मॉल एम भी लगाएगा कैपिटल एम पर परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन, वैल्यू एन। अब ये कैपिटल एम जो है वो इस सरफेस पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन वैल्यू क्या होगी? अलग, N1, और ये जो सरफेस है वो इस कैपिटल एम पर लगाएगी N1। समझ में आया? तो N जो है N जो है नॉर्मल रिएक्शन वो किस किस के बीच में है? इज इन बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, एंड N1 जो है बेटा, N1 इज इन बिटवीन कैपिटल एम एंड सरफेस। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, और इनकी जो वैल्यूज है बेटा वो भी आपको अलग मिलेगी। तो याद रखिए, नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ कब लगेगा? कौन सी बॉडी किस पर लगाएगी? जो आपस में कांटेक्ट में होंगी। वरना आपको तो अब ये लगेगा ना कि स्मॉल एम भी तो टेबल पर ही है, नहीं, बट टेबल की कांटेक्ट में नहीं है डायरेक्टली, टेबल की कांटेक्ट में कौन है? सिर्फ कैपिटल एम। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आपने 11th क्लास का एक टॉपिक समझ लिया है। ठीक है, तो अब मैं एक और आपको लगाती हूँ, एक और आपको डायग्राम बनाकर देती हूँ। अब आप लोग मुझे करके दिखाइए। चलिए, एक और हम अब मासेस को बढ़ा देते हैं। ये मैंने लिया 5 kg, ठीक है, फिर मैंने एक और लिया 3 kg, एक और लिया मैंने 2 kg, और यहाँ पर सरफेस। तो अब कितने नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं बेटा? कितने सरफेसेस कांटेक्ट में उतने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा N1, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा N2, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा N3। तो N3 जो है वो किस किस के बीच में है? N3 2 kg और 3 kg के बीच में। ठीक है, सिमिलरली N2 किस किस पर है? 3 kg और 5 kg, और N1 किस किस के बीच में है? 5 kg और सरफेस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उन्हीं के बीच में नॉर्मल रिएक्शन, और सबका नॉर्मल रिएक्शन अलग होगा। ऐसा नहीं कि N1 ही इधर होगा, N1 ही इधर होगा, N1 ही इधर होगा। क्यों? क्योंकि मासेस अलग अलग है, तो वो फोर्स जो है वो भी एक दूसरे पर अलग अलग ही लगाएंगे। और सभी फोर्सेस की, नॉर्मल फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी है बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, सो यहाँ से अब आप लोग समझ गए हैं। सो अब हम नेक्स्ट पर चलेंगे, नेक्स्ट फोर्स पर, जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स। सेकेंड कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको हम अभी 8th क्लास में ही सेकेंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। इट अपोजेस द मोशन, इट अपोजेस the motion of the body and acts parallelly
बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। जैसे कि मैंने एक सरफेस ये ली, एक सरफेस, ये आपकी कार है, कब लगती है बेटा फ्रिक्शन? ये कार है आपकी, बहुत अच्छी सी कार बनाई है मैंने, ठीक है, आप इसमें मज़े से जा रहे हो, और ये रोड है आपकी, ठीक है। अब कार मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन की फोर्स कहाँ लगेगी बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। Fr इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, Fm इज द फोर्स ऑफ मोशन जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो दोनों कैसी लग रही हैं? पैरेलल लग रही हैं, पैरेलल लग रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स आपने क्या देखा? परपेंडिकुलर लग रही थी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो सरफेसेस के कांटेक्ट के बीच में कैसे लगती है? पैरेलली, और ये रिलेटिव मोशन को अपोज करती है बेटा। कुछ कुछ केसेस में ये फेवरेबल है, कुछ कुछ केसेस में नहीं फेवरेबल, वो हम डिटेल के अंदर हमारे सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी हम बेसिक पढ़ते हैं। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? विच अपोजेस द मोशन ऑफ बॉडी, और कैसे एक्ट करती है बेटा? पैरेलली एक्ट करती है बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, मस्कुलर फोर्स। बिल्कुल आसान है, आपको अब इस नाम से ही पता चल रहा है, जब आप मसल्स का यूज़ करते हैं, मस्कुलर फोर्स, व्हेन यू यूज़ योर मसल्स to push or pull anything, like I am pushing this duster, I am pulling this duster, what I am using? I am using my muscles, right? So when you use your muscles, when we use our muscles to push or pull, देन दैट फोर्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। और देखिए कांटेक्ट में होना ज़रूरी है ना, अगर मैं इस डस्टर को पुश कर रही हूँ, मैं या इसको पुल कर रही हूँ, तो ये मेरे कांटेक्ट में है ना, दूर से तो मैं इसको पुश और पुल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड कांटेक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। तो ये आपकी थी सारी कांटेक्ट फोर्सेस बेटा। अब नेक्स्ट आपके पास आती है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था बेटा? सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स डिटेल्ड में आप इसको 9th क्लास के अंदर 3rd चैप्टर के अंदर करेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है बेटा, एक ये यूनिवर्सल फोर्स है पूरे यूनिवर्स में, चाहे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको आपस में, अभी फिलहाल भी ये इन दो मार्कर्स के बीच में भी लग रही है, लेकिन हमें ऑब्जर्व नहीं होती है क्योंकि इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ही वीक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका बहुत ही वीक है। तो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा अट्रैक्टिव होगी बेटा, कभी भी रिपल्सिव नहीं होगी ये। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन any two bodies in universe। पूरे यूनिवर्स में जितनी भी दो बॉडीज हैं, और इनका देखो कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है ना, अब ये दोनों मार्कर्स कांटेक्ट में नहीं है, या ये मार्कर या ये डस्टर कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। अभी इस टाइम हमें ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है क्योंकि अमाउंट जो इसका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें ग्रेविटी फील होती है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ की जो फोर्स लगा रही है, अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है बॉडी पर, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो ग्रेविटी है बेटा, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन एनी बॉडी। बेसिकली ग्रेविटी जो है वो बेटा, ग्रेविटेशन का क्या है? एक स्पेशल केस। ग्रेविटेशन तो एक यूनिवर्सल चीज़ है जो किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में हम बात करते हैं। ग्रेविटी क्या है? जब हम स्पेशली अर्थ की बात करते हैं, जब अर्थ किसी बॉडी को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती है, अपने सेंटर की टुवर्ड्स, ये याद रखना, कहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होती है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की? टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जब सेंटर के टुवर्ड्स किसी को अट्रैक्ट करती है वो क्या बन जाती है? ग्रेविटी,
ठीक है। तो अर्थ पर क्या लग रही है सभी बॉडीज में? ग्रेविटी, जब वो अर्थ की टुवर्ड्स गिरती है। आपस में क्या लग रही है? ग्रेविटेशन। तो जब हम किन्हीं भी दो बॉडीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ, दैट इज ग्रेविटी, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, फाइन। सो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपने देखा दो बॉडीज का कॉन्टैक्ट में होना ज़रूरी नहीं था। नाउ सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, इलेक्ट्रो रिलेटेड टू चार्ज। यू विल स्टडी दिस इन 10th क्लास, फाइन। तो दो चार्जेस के बीच में, जैसे आप बचपन में करते हैं बेटा कि आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कॉम को करते हैं स्क्रैच अपनी स्केल पर, या स्केल को करते हैं और उसके आप पेपर पर उसको पेपर के सामने लेकर जाते हैं। पेपर उससे क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रब करने से वो बॉडी क्या हो गई है? चार्ज हो गई है। तो दोनों बॉडीज का कांटेक्ट नहीं हुआ। जो आपका कॉम था या जो पेपर था वो कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी पेपर इसके ऊपर क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी, क्योंकि चार्ज बेटा दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। और लाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं बेटा वो हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। तो इसके लिए कांटेक्ट में होना ज़रूरी नहीं है दो बॉडीज़ का। दूर से भी हमने देखा कॉम और पेपर में अट्रैक्शन हो रहा था या रिपल्शन हो रहा था। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, तो ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्टैटिक का मतलब रेस्ट, दोनों ही चार्जेस क्या होंगे? रेस्ट पर होंगे। चार्जेस मूव नहीं कर रहे, मोशन नहीं कर रहे, अभी चार्जेस वही हैं, उसी बॉडी पर ही है, रेस्ट में ही है। और तब वो दो बॉडीज को अगर आप थोड़ा सा पास लेकर जाओगे तो वो फटाक से स्टिक कर जाएंगी या एक दूसरे को क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। तो इट कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो दो बॉडीज लाइक चार्जेस है कि से है ये या अनलाइक चार्जेस से है, ठीक है। नाउ लास्ट टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, फाइन। तो थर्ड वन इज लास्ट हमारा मैग्नेटिक फोर्स। आप देखते हैं कि आप एक मैग्नेट के पास आयरन नेल्स को रखें, आयरन नेल्स मीन्स कीलें, तो वो फटाक से इसके ऊपर जाकर चिपक जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसके जो पोल्स हैं वो उसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसी को ही मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं बेटा। सो फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, दो मैग्नेट्स भी हो सकते हैं, और मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आयरन है। प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक कभी भी नहीं होता ना। प्लास्टिक को मैं इधर रख दूं, चाहे कितनी भी दूर रख दूं, इसके ऊपर भी रख दूं मैग्नेट के, तो भी कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी, क्योंकि प्लास्टिक एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जो दो मैग्नेट्स के बीच में या मैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये भी अट्रैक्टिव रिपल्सिव हो सकती है, क्योंकि आपने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा है बेटा कि मैग्नेट्स के अंदर दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अगर दो लाइक पोल्स आते हैं तो क्या होती है? रिपल्जन। और अगर दो अनलाइक पोल्स आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह दो अनलाइक पोल्स आते हैं तो क्या होती है? अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह ही रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी। तो अब आपने जितनी भी है फोर्स का सारा कॉन्सेप्ट अब आप समझ चुके हैं। डेफिनेशन कर ली हमने, यूनिट कर ली, यूनिट्स के बीच में रिलेशन कर लिया, इफेक्ट्स कर लिया फोर्स का,
टाइप्स ऑफ फोर्स कर ली। तो अभी तक हमने कितनी करी, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, रिजल्टेंट, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट एंड फर्दर 6 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो आपको सभी की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, नेचर पता होना चाहिए, कौन सी अट्रैक्टिव है, कौन सी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हैं, और कौन सी कॉन्टैक्ट है, कौन सी नॉन कॉन्टैक्ट है। क्वेश्चंस आपके फिलअप्स कैसे आते हैं बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स इज डैश टाइप ऑफ फोर्स, ऑप्शन कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, तो आप बता देंगे इट इज नॉन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, इट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, ये भी आ सकता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स डैश द मोशन, क्वेश्चन क्या आएगा फिलअप्स में, क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स डैश द मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट करती है मोशन को, क्या अपोज करती है, इट अपोजेस द मोशन। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, 4 ऑप्शन देंगे आपको, न्यूटन, डाइन दोनों देंगे, लेकिन एसआई यूनिट कौन सी है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट कौन सी है, डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू डैश डाइन, आपसे आएगा 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू डैश डाइन, और ऑप्शन दिए होंगे, ए ऑप्शन 10 रेज़ टू द पावर 2, बी 10 रेज़ टू द पावर 6, सी 10 रेज़ टू द पावर -5, डी 10 रेज़ टू द पावर 5। तो ऑप्शन क्या है आंसर, डी 10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा। तो अच्छे से आपने तैयारी करनी है, अच्छे से इसको दोबारा से रिवाइज करना है, क्लियर। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। बाय बाय।